हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर को ख़त्म किया है। इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या जाना है, उसको एक बार पुनः संक्षिप्त में सारांश हम लोग पढ़ ले रहे हैं। क्या क्या हम लोगों ने इस अध्याय में सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने जानकारी जो प्राप्त किया वो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के बारे में। पदार्थों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। नहीं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी नहीं होता है, जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको हम लोग कैसा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लकड़ी का टूटना। लकड़ी है, लकड़ी को हम तोड़ देंगे तो क्या उस टूटे हुए लकड़ी में कोई नया पदार्थ बनता है? नहीं बनता है। ठीक है। अब ये मेरे पास कागज़ है, ये कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ को मैं क्या करूँगा? फाड़ दूँगा। ठीक है। जैसे ही इस कागज़ को फाड़ दूँगा तो क्या फटे हुए दोनों कागज़ों में कोई अंतर होगा? नहीं होगा। कुछ नया पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा। जब हम इसी कागज़ को जला देंगे तो जलाने के बाद कुछ नया पदार्थ तो बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा नया पदार्थ। तो जलाने के बाद एक परिवर्तन आता है जो अस्थायी होता है, और पुनः जो परिवर्तन तो हो जाता है उस परिवर्तन को फिर हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। और दूध से दही का बनना। पहले दूध है, दूध से दही बन गया, दूध में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। वो क्या बन गया? दही बन गया है कि नहीं? अब वो दही दूध नहीं है, दूध से दही बना लेकिन दही दूध नहीं है। ठीक है। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा रासायनिक अभिक्रिया को। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो चार चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पहला, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक। दूसरा क्या है? तापमान में परिवर्तन होता है। फिर हम लोगों ने देखा गैस का उत्सर्जन होता है। फिर रंग का भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। इतना चीज़ हम लोगों ने जाना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है? चार चीज़ें नज़र आती हैं हमें। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ये चार चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? अभिकारक। और जो अभिकारक के बाद जो पदार्थ नया बनता है उस नए पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने जाना। रासायनिक अभिक्रिया की हम लोगों ने परिभाषित भी किया। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों ने परिभाषित भी किया। क्या परिभाषा दिया है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले, एक या उससे अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं या फिर प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक समीकरण जाना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है अभिकारक और जो भी उत्पाद बनता है, ठीक है, इन सभी का क्या करते हैं हम लोग? तत्वों और तत्वों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का एक संक्षिप्त निरूपण करते हैं, संक्षिप्त रूप देते हैं। उसी संक्षिप्त निरूपण को, उसी संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमें बोलना पड़े कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा?
यदि हम लोग इसे समीकरण के रूप में न लिखें तो इनको शब्द वाक्यों में लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। वाक्यों में लिखना बहुत ज़्यादा होगा। वहीं हम इसको शब्द समीकरण में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी ओर क्या लिखेंगे? जल। तो इससे समझेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। अब इसी को हम लोग शब्दों में न लिख करके क्या कर सकते हैं, इनके संकेतों और सूत्रों की मदद से हम इस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण कर सकते हैं। हाइड्रोजन के जगह H2 डालेंगे प्लस ऑक्सीजन के जगह O2 डालेंगे और जल के जगह H2O डालेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग किसको कहेंगे? जिस भी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर रासायनिक समीकरण में एक ओर अभिकारक होता है तो दूसरी ओर प्रतिफल होता है। नहीं, LHS की ओर अभिकारक होते हैं और RHS की ओर प्रतिफल होते हैं। नहीं, तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, ये चीज़ें जाना। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये हम लोगों ने जाना कि जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोगों ने संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व जाना। क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत होती है, क्यों होती है? हम लोग को पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो कहता है क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, निर्माण होता है, और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। जब हम द्रव्यमान बना नहीं सकते, निर्माण नहीं कर सकते और द्रव्यमान को विनाश नहीं कर सकते, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अभिकारक में जितना भी तत्व हैं उन सब का उनका द्रव्यमान और प्रतिफल में जितना तत्व हैं उनका द्रव्यमान बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों को कंकाली रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इससे आगे हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी जाना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले हम लोगों ने संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जाना। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। एक ही उत्पाद, केवल एक उत्पाद एक ठो बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया जाना। हाँ चलो, इससे पहले हम लोग वियोजन को समझ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? एक ही अभिकर्मक अर्थात एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर
एक उत्पाद का निर्माण करता है, एक ही उत्पाद। और वियोजन में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। दोनों ये एक दूसरे का उल्टा पुल्टी है, ठीक है। एक में तो कई सारे मिलकर के एक बनाता है, और वहीं दूसरी ओर एक वियोजन में एक अकेले टूटकर छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को जाना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे घर में हम लोग गैस जलाते हैं जो कि मीथेन गैस होता है, CH4। इसको जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन में तो क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना विस्थापन अभिक्रिया या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि एक विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से, उसके यौगिक से उसको क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। विस्थापन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है, ठीक है, और खुद उसमें बैठ जाता है, ये जाना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या समझा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उपचयन और अपचयन को समझा था। सबसे पहले उपचयन और अपचयन को समझा था। उपचयन क्या है? कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये कहलाता है उपचयन। अपचयन ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये होता है अपचयन। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में एक तो होता है अपचयन और दूसरा होता है उपचयन, अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों ही क्रियाएं हों, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने अवक्षेपण अभिक्रिया समझा। अवक्षेपण अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या समझा था? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस विलय से कोई भी प्रतिफल जो ठोस रूप में विलय से पृथक हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, कोई उत्पाद ठोस रूप में प्राप्त होता है और विलय से क्या हो जाते हैं? वो अलग हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जाना। उसके बाद हम लोगों ने उपचयन अपचयन समझने के बाद इनका अपने दैनिक जीवन में इसके प्रभाव को देखा, किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। उपचयन और उपचयन जो क्रिया है, उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को हम लोगों ने दैनिक जीवन में देखा। उपचयन का मतलब ही होता क्या? जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है। तो अपने दैनिक जीवन में अगर हम देखेंगे तो क्या नज़र आता है कि कोई भी वस्तु, सबसे पहले संक्षारण, कोई भी वस्तु लोहा धातुएं के अक्सर जो धातु की वस्तुएं होती हैं, धातुओं की वस्तुएं होते हैं, उनको जब हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, जैसे लोहा को यदि हम लोग खुला में नम वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है?
उसमें जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, जो कि एक तरह ये तो हम कहते हैं कि जब लोहा में जंग लग जाती है तो क्या हो जाता है? लोहा धीरे धीरे संक्षारित होकर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो संक्षारण हम लोगों ने समझा। और थोड़ा विस्तृत अगर जानकारी करें तो जैसे चांदी है, चांदी को जब हम लोग यूं ही छोड़ देते हैं तो वो आर्द्र वायु के संपर्क में आने से या किसी अम्ल के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। उसके ऊपर देखे होंगे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना ये चांदी के संक्षारण को दर्शाते हैं। ठीक है, क्यों? अब ये कौन सी क्रिया हुई? ये उपचयन की क्रिया हुई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस चांदी को या उस लोहे को हमने हवा में रखा। हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संयोग से और ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है कि नहीं? तो जब हम लोग लोहा को छोड़ देते हैं तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? उपचयन की क्रिया होती है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं जिससे लोहा खराब हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें जंग लग करके वो लोहा ही समाप्त हो जाती है। संक्षारण बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? कई तरह के टेक्निक अपनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने विकृत गंधिता के बारे में समझा। विकृत गंधिता क्या होता है कि खाद्य सामग्रियों को, कुछ ऐसे सामग्री होते हैं जिसमें वसा होते हैं या तैलीय खाद्य सामग्रियों को जब हम लोग खुला में छोड़ दें तो क्या होगा? वो हवा से ऑक्सीजन से क्रिया करके, अर्थात उसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस खाद्य सामग्री का क्या हो जाता है? स्वाद खराब हो जाता है, उसका गंध खराब हो जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं, गंध का खराब होना, स्वाद का खराब होना ही कहलाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या किया जाता है? वायु रोधी बर्तनों में रखा जाता है खाद्य सामग्री को, जिससे कि वायु से उनका सीधा संपर्क न हो। जब सीधा संपर्क नहीं होगा अर्थात उपचयन की क्रिया नहीं होगी। जब उपचयन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? खाद्य सामग्री, खाने का जो सामान है वो जल्दी खराब नहीं होगा। इसके साथ साथ और ज़्यादा प्रभावशाली होने के लिए उपचयन की क्रिया बिल्कुल भी ना हो, काफ़ी धीमी हो जाए, इसके लिए नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि चिप्स खाते हैं हम लोग, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि जो चिप्स हो वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो ये थी हम लोगों का सारांश। हम लोगों ने जो पढ़ा इस अध्याय में वो पूरा हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले अध्याय को पढ़ेंगे।